हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो इसका आंसर की करेंगे हम इस वीडियो में। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए खंड क यानी कि सेक्शन ए का क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है और लवण का रंग बदलकर बन जाता है। तो कैसा बन जाता है? हरा, नीला, भूरा, श्वेत। तो देखिए जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो क्या होता है हमारा FeSO4 और इसमें हमारा 7H2O होता है। तो ये जो है ये हमारा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, ठीक है। और जब क्रिस्टल के फॉर्म में ये होता है तो इसका रंग जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं यानी कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जो है हमारा FeSO4 और 7H2O ये अलग अलग हो जाते हैं। और जो ये हमारा 7H2O ये अलग हो गया और जो ये FeSO4 है ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। तो इसीलिए इसी का कलर हमसे पूछा गया है। तो ये जो है ये हमारा पाउडर के फॉर्म में बन जाता है और ये वाइट पाउडर बन जाता है यानी कि सफ़ेद कलर का यानी कि श्वेत। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ये श्वेत। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट यानी कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट दोनों का रिएक्शन हो रहा है, दोनों का जब अभिक्रिया हो रहा है तो सिल्वर और जिंक नाइट्रेट ये हमारा इस तरह से बन जा रहे हैं। तो इसमें पूछा है दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस तरह की अभिक्रिया है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दो मेटल है, एक तो हमारा जिंक है और दूसरा सिल्वर है। तो इसमें जो ये जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके कंपैरिजन में? सिल्वर के कंपैरिजन में। यानी कि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो इसीलिए जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन होगा तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए सिल्वर के साथ जो ये नाइट्रेट है यानी कि जो साल्ट है वो अलग हो जाएगा, यानी कि सिल्वर को अलग कर देगा जिंक और नाइट्रेट के साथ खुद जिंक जो है ये आकर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सिल्वर जो है ये अलग हो गया। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसीलिए इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला गया था निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जा सकता है। तो लिटमस, प्याज, हल्दी और फिनेफ्थैलिन। तो इसमें से हमारा जो प्याज होता है इसका यूज़ हम गंधीय सूचक के रूप में कर सकते हैं, जिससे हम एसिड या बेस इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड का हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। तो क्या कहते हैं उस विधि को? जब किसी लोहे की वस्तु को हम जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की जो परत है वो चढ़ाते हैं तो इस विधि को क्या बोलते हैं? यशद लेपन बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा फोर्थ का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है। तो आयनिक यौगिक क्या होता है? आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं तो इसके गुण क्या होते हैं आयनिक यौगिक के? तो ये जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा है निम्न गलनांक, निम्न गलनांक नहीं होता, उच्च गलनांक होता है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए ये गलत है। विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक नहीं होता बल्कि विद्युत का सुचालक होते हैं।
यानी कि ये हमारा जो है ये गलत है। और आयनों के बीच कमज़ोर आकर्षण बल नहीं होता बल्कि मजबूत आकर्षण बल होता है। तो ये तीनों जो हैं गलत हैं, सिर्फ ए यानी कि जल में घुलनशील होता है ये सही है। तो इसीलिए फिफ्थ का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा मैंने समझा दिया है, इसका ये जो वाइट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जिंक और सिल्वर नाइट्रेट दोनों का रिएक्शन होकर सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट बन रहा है। तो इसमें कौन सा हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसमें से हमारा अनियन जो है ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। इसके बाद फोर्थ में द मेथड ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर एन आयरन आर्टिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसीलिए हमारा फोर्थ का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, सोल्यूबल इन वाटर। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया है पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है। तो कौन सी है वो मांसपेशी, गोलाकार पेशी, पक्षमाभी पेशी, अवरोधनी पेशी या क्रमाकुंचक पेशी। तो जो अवरोधनी पेशी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को जो नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है उसे हम अवरोधनी पेशी कहते हैं, उसका नाम है अवरोधनी पेशी। इसके बाद यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें बोला है पौधों द्वारा अपशिष्ट के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, ये सही है हमारा। और दूसरा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जैसे गैसीय अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी सही है। पौधों की जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उनके आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करती है, ये भी सही है। और बचा कौन सा, डी, तो यही गलत हो जाएगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। कई पौधों के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइजोसोम में जमा होते हैं, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इसीलिए सेवंथ का जो राइट आंसर है वो हमारा ये डी वाला था। तो ये हो गया हमारा सेवंथ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है। तो तंत्रिका कोशिका के जो कौन सा भाग है जिसमें सूचना प्राप्त की जाती है, तो वो द्रुमिका है। तो यानी कि हमारा एट्थ का बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है। तो जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है, यानी कि इसी के कारण जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं। तो इसीलिए हमारा नाइन्थ का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन देखिए, टेंथ में बोला गया है गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो उसे हम ध्रुव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, तो इसीलिए हमारा जो गोलाकार दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को यानी कि सेंटर को हम ध्रुव बोलते हैं। तो इसीलिए टेंथ का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो डेंटिस्ट किसका उपयोग करते हैं, जो दांत के मरीज होते हैं उनके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वे अवतल दर्पण का। तो इसीलिए हमारा 11th का सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 11th का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं जो हमारा 6th क्वेश्चन है, मसल दैट कंट्रोल्स एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनस इज। तो कौन सा मसल है वो हमारा स्फिंक्टर मसल।
यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो ये 7th क्वेश्चन है इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और जो ये 8th नंबर का क्वेश्चन है इसका हमारा द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज, तो कौन सा पार्ट है वो हमारा डेंड्राइट, तो इसीलिए 8th का बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो वो हमारा कौन सा हार्मोन है, वो है एब्सिसिक एसिड। इसके बाद 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन का ये हमारा पोल आंसर है ध्रुव। इसके बाद जो 11th क्वेश्चन है इसमें टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स डेंटिस्ट यूज, कौन सा क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर, तो इसीलिए 12th का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण पर झुकती है, इस कोण को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो कांच का त्रिभुज प्रिज्म होता है उसमें जो निर्गत किरण होती है और जो आपतित किरण होती है, तो आपतित किरण की दिशा में जो निर्गत किरण होता है वो एक कोण पर झुकता है। तो उस कोण को हम कैसे दिखाते हैं, किस से दिखाते हैं, डी से, आई से, ई से या आर से, तो हम डी से दिखाते हैं, यानी कि डेविएशन एंगल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, इस डी का मतलब है डेविएशन एंगल, तो इसीलिए हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 14th क्वेश्चन, एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु बराबर होता है, तो दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट कितना होता है, तो वो अनंत होता है, इनफाइनाइट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। अगर हमसे निकट बिंदु पूछा जाता यानी कि नियर पॉइंट पूछा जाता तो हमारा 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन हमसे दूर बिंदु पूछा गया है इसीलिए अनंत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए जीवों की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दिखाता है, तो यहाँ पर हमें खाद्य श्रृंखला बनाना है। तो सबसे पहले देखिए मेंढक, टिड्डा, सांप और घास, इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, घास आएगा। घास के ऊपर क्या आएगा, टिड्डा आ जाएगा, और टिड्डा के ऊपर मेंढक और इसके ऊपर सांप, क्योंकि घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा 4th वाला, तो 4th के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट और फिर थर्ड, तो 4th के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन में हमारा है, तो इसीलिए 15th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 16 देखिए, निम्नलिखित में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र की पहचान करें, तो कृत्रिम पारितंत्र के बारे में पूछा है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो महासागर हमारा आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वन भी नहीं है, रेगिस्तान भी नहीं है, बगीचा है, तो इसीलिए हमारा 16 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द ह्यूमन आई, तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। इसके बाद 13th नंबर के क्वेश्चन का हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था, डेविएशन एंगल, यानी कि ए ऑप्शन। और जो 14 जो क्वेश्चन है, फार पॉइंट हमसे पूछा गया था, तो ये इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद 15th जो क्वेश्चन है, तो इसका हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि 15th का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसके बाद 16th नंबर के क्वेश्चन का हमारा ये गार्डन यानी डी ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें अभिकथन में हमें दिया गया है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना दंत का यानी कि दांत का इनेमल संक्षारित हो जाता है। तो ये जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है कि जो दांत का क्षय है ये तब शुरू होने लग जाता है जब माउथ यानी मुंह का पीएच लेवल 5.5 से कम होने लगता है और जो कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना है उसका इनेमल संक्षारित होने लग जाता है। तो यानी कि अभिकथन सही है। अब कारण देखिए, बैक्टीरिया मुंह में शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं।
तो ये कारण भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो ये कारण है इस अभिकथन की सही व्याख्या है, यानी कि अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है ये कारण। तो इसीलिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अभिकथन क्या दिया है कि गैसों के आदान प्रदान में मदद करने के लिए पौधों में रंध्रों को खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। तो इसमें हमारा अभिकथन तो बिल्कुल सही है कि गैसों के आदान प्रदान में मदद करने के लिए पौधों में जो रंध्र होते हैं उनका खोलना और बंद करना ये द्वार कोशिकाओं का कार्य है। ठीक है, तो इसीलिए अभिकथन हमारा सही है। अब कारण देखिए, जब पानी अंदर आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र के छिद्र को बंद कर देती हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। तो ये हमारा कारण जो है ये सही नहीं है, कारण हमारा गलत है, अभिकथन सही है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 18th क्वेश्चन का। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें अभिकथन दिया गया है कि रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है और पुनर्भरण क्रियाविधि हार्मोन स्रावण को नियंत्रित करता है। तो हमारा ये जो अभिकथन है ये गलत है कि रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है, ये सही नहीं है। जो रक्त में शर्करा के स्तर का पता लगाया जाता है वो पैंक्रियाज ग्लैंड, यानी कि पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अभिकथन गलत है। अब अगर अभिकथन ही गलत है तो कारण को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम अगर अभिकथन गलत होता है तो किस पर टिक करते हैं, डी वाले ऑप्शन पर। तो 19th का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिकथन में दिया है कि -1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -1.0 डायोप्टर के बराबर है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा इसमें क्या है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, अवतल लेंस का हमारा क्षमता नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, तो इसीलिए अभिकथन सही है। इसके अलावा कारण, बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना में प्रकाश को अधिक अपसारित करता है। तो ये कारण भी हमारा सही है, लेकिन जो अभिकथन है इस अभिकथन को ये कारण एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि कारण सही व्याख्या नहीं है अभिकथन की। तो इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितने भी हमारे इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 MCQ थे इन सभी को हमने कर लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। इसके बाद जो सेक्शन बी है यानी कि खंड ख, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके एग्ज़ाम में कौन कौन से आंसर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।